नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आज इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सबसे पहला जो क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि आपके पास कोई भी एक चार्ज रिंग है और उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे एक रिंग बना लेते हैं अपन। तो ये सर्कुलर रिंग है, आपको सर्कल जैसा नहीं लग रहा होगा लेकिन आप इसको सर्कल माने, ठीक है ना। तो ये कोई भी एक सर्कुलर रिंग है। अच्छा नहीं बना क्या? चलो फिर से ट्राई करते हैं। चलो अब ठीक है, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। चलो एक ट्राई और करेंगे, तो जैसा भी बन जाएगा उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास ये कोई भी सर्कुलर रिंग है और ये उसका एक्सिस है। अब हमने मान लीजिए कितना चार्ज है, क्यू चार्ज इस रिंग पे दिया। तो चार्ज इसकी जो सरकमफेरेंस है उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये हो जाएगा सर्कुलर चार्ज रिंग। चार्ज इसकी सरकमफेरेंस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और इस रिंग का रेडियस कितना माना है? तो ये जो रिंग है उसका रेडियस माना है कैपिटल आर। तो आर इसका रेडियस है। ओके, तो बताना है कि इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से जिसका रेडियस आर है, इसकी एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और एक्सिस में भी कहां पे? किसी भी एक पॉइंट पर जो इस रिंग से कितना डिस्टेंस पे हो, सॉरी सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, सेंटर को ओ मान लें, तो एक्स डिस्टेंस पर है। तो मैंने सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर कोई भी एक पॉइंट ले लिया। तो मान लो ये कोई एक पॉइंट है, तो जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हमने एक पॉइंट लिया है, एनी पॉइंट, इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। ये रिंग है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली और हमने इसको क्यू चार्ज दिया। इसका रेडियस आर है, सेंटर ओ है और सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है। तो बताओ यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। चलो कैसे निकालें? अगर ये पॉइंट चार्ज होता, अगर पॉइंट चार्ज होता तो हम क्या बोलते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर के इक्वल मिल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये पॉइंट चार्ज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पॉइंट चार्ज नहीं दिया तो आप एक छोटा सा एलिमेंट काट लो, क्योंकि ये जो इसकी लेंथ है, सरकमफेरेंस की जो लेंथ होगी यानी एल मान लेते हैं, उसका छोटा सा एलिमेंट काट लिया मैंने यहां पे, ठीक है। तो इस सरकमफेरेंस का छोटा सा एलिमेंट कट किया और उस एलिमेंट पर जो चार्ज होगा वो भी स्मॉल होगा और स्मॉल चार्ज को मैंने बोल दिया डी क्यू। सरकमफेरेंस है, उसका लेंथ एलिमेंट कट किया, वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट, और एलिमेंट अगर स्मॉल है तो चार्ज भी स्मॉल आएगा। तो चार्ज कितना हुआ? डी क्यू चार्ज आ गया इसके ऊपर। ओके, और ये जो वेरी वेरी स्मॉल चार्ज डी क्यू है, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। ये किसकी तरह बिहेव करता है? लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो मैं ये पता करूंगा कि इस डी क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को चाहो तो पी मान लो, तो यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो तो आप निकाल सकते हो। तो मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को पॉइंट पी से ज्वाइन कर देना है। तो डी क्यू की वजह से यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा। तो देखिए यहां पर चार्ज स्मॉल है, तो स्मॉल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल आएगा। और स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं मान लेता हूं डीई। और ये चार्ज देखिए पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किस तरफ होगा? अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, यानी कि अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। तो आपको इस तरफ मिल जाएगा। और ये मैं कितना मान रहा हूं? डीई मान लिया मैंने। डीई क्यों माना? क्योंकि एलिमेंट स्मॉल है, चार्ज स्मॉल है, और स्मॉल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होगा? स्मॉल होगा। उसको मैंने डीई मान लिया।
चलिए ठीक है, ये तो एक्सेस है। और मैंने ऐसा मान लिया कि ये जो आपको लाइन मिली उसने थीटा एंगल बनाया और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैंने आर मान लिया, अपनी तरफ से माना है। बाद में जब आंसर को हम लिखेंगे तो आर और थीटा को हटा देंगे, क्योंकि आंसर हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, एक्स और कैपिटल आर की फॉर्म में लिखना है। ये स्मॉल आर मैंने खुद से मान लिया, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो बताओ क्या ये एंगल भी थीटा होगा? बिल्कुल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ओके। अब इस डीई का मुझे दो कंपोनेंट करना है, एक एंगल वाली साइड करना है जिसको आप बताइए क्या लिख सकते हैं, डीई कॉस थीटा लिख सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का थीटा वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, डीई कॉस थीटा। और एक डीई कॉस थीटा के परपेंडिकुलर में होगा, उसको बताइए क्या लिखेंगे, उसको हम लिखते हैं डीई साइन थीटा। तो डीई के हमने टू कंपोनेंट किए, एंगल वाली साइड डीई कॉस थीटा और डीई कॉस थीटा के परपेंडिकुलर में डीई साइन थीटा आ गया। तो यहां तक की कहानी हमने समझी। अब मैं आपको थोड़ा एक और बात बताऊंगा, आप एज्यूम करना कि आपने जो एलिमेंट यहां पे कट किया था उसकी वजह अगर आप एलिमेंट यहां पे कट करते हैं, वो तो आपने कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लो एक एलिमेंट में यहां पे काटता डी क्यू एलिमेंट, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती, आपको करना नहीं है, मैं डॉटेड बनाऊंगा इसको, आपको बस एज्यूम करना है कि ऐसा भी हो सकता था। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलती डीई वो इस तरफ मिलती। अगर एलिमेंट यहां पर होता वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट, उस पे चार्ज भी स्मॉल आता डी क्यू, और डी क्यू चार्ज की वजह से डी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां मिलती। अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे मान लो ये कोई भी सर्कुलर रिंग है, ये उसकी एक्सिस है, तो सर्कुलर रिंग पे पॉइंट आपने यहां पे लिया और आपने एक्सिस वाले पॉइंट को ज्वाइन किया, तो कितना एंगल बनाया इसने, एक्सिस से थीटा एंगल बनाया। लेकिन अगर पॉइंट यहां पे लोगे तब भी कितना एंगल बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। अगर नीचे वाले पॉइंट को ज्वाइन करोगे तब भी कितना एंगल आएगा, थीटा आएगा। मतलब एंगल थीटा कैसा है, कांस्टेंट है। अच्छा, यहां से इस वाले पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस आर मानी, स्मॉल आर, ये देखो डिस्टेंस क्या माना है, स्मॉल आर माना है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल आर, तो यहां से यहां तक का ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर और ये भी स्मॉल आर। तो कोई सा भी पॉइंट आप ले लो रिंग के ऊपर, उन सभी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, स्मॉल आर के इक्वल आएगा, और सभी पॉइंट का जो एंगल बनेगा वो एंगल भी सेम आएगा। मतलब यहां पर अगर एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। वर्टिकली अपोजिट से ये भी थीटा होगा, बताइए होगा कि नहीं होगा। तो डीई का अगर यहां पे कंपोनेंट निकालूंगा मैं, तो डीई कॉस थीटा इस तरफ आएगा और दूसरा वाला डीई साइन थीटा यहां पे आएगा। यहां पे कितना आएगा बताइए, डीई साइन थीटा। ये कहानी समझ में आई। और डीई कॉस थीटा एक इस तरफ भी आएगा, डीई कॉस थीटा। मतलब सिमेट्री की वजह से, क्योंकि आपने एक एलिमेंट यहां पे लिया और इसके जस्ट अपोजिट में दूसरा एलिमेंट अगर आप लेते तो क्या होता कि डी साइन थीटा इसका इधर आ रहा था, इस वाले का इधर आएगा, और ये डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे। किसकी वजह से, सिमेट्री की वजह से। तो मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए मुझे डीई साइन थीटा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो कैंसिल हो जाएगा कभी भी। मान लो एक पॉइंट आप यहां लोगे, दूसरा पॉइंट इसके अपोजिट में लेंगे, तो इन दोनों के डी साइन थीटा कट जाएंगे, हमें सॉल्व नहीं करेंगे। मान लो एक पॉइंट यहां लिया, दूसरा पॉइंट यहां लिया, तो इन दोनों के डी साइन थीटा कट जाएंगे। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वो डीई कॉस थीटा की वजह से आएगा। तो आप ऐसा मत कर देना कि डीई कॉस थीटा प्लस डीई कॉस थीटा तो 2 कॉस थीटा, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे तो फिर लिमिट भी चेंज होगी। फिर अभी मैं कैसे कर रहा हूं, अभी मैं कर रहा हूं पूरी रिंग के लिए। अगर फुल रिंग के लिए करोगे तो इनको ऐड मत करना, ऐड कर दोगे तो फिर आधी रिंग के लिए करना पड़ेगा, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। ये मैंने क्यों बताया, ये समझाने के लिए कि डी साइन थीटा क्यों कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बताया मैंने आपको बस। तो
तो याद रखो सिमेट्री की वजह से डी साइन थीटा कैंसिल होगा, तो इसकी जरूरत नहीं है, मैं ये सब नहीं करूंगा, हमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं लेना है, हम एक ही एलिमेंट से काम करेंगे बस, ठीक है ना। हमारा पूरा काम किससे होगा, एक एलिमेंट से हो जाएगा। बट याद ये रखना कि डी साइन थीटा कैंसिल क्यों हो गया, ठीक है। चलो इसको भी कुछ नहीं करना है, तो समझा दिया मैंने। अब यहां पे लिख देता हूं मैं कि द कंपोनेंट डी साइन थीटा कैंसल्ड इन पेयर, पेयर में कैंसिल हो जाएगा, और किसकी वजह से, ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री की वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ अगर ये हाफ रिंग होती ना फिर कैंसिल नहीं होता, हाफ रिंग में नहीं हो पाता कैंसिल, लेकिन ये पूरा रिंग है, तो ये वाला अगर ये पूरा सर्कुलर रिंग आप देखोगे, ये सर्कुलर रिंग, तो ये वाला इसको काट देगा, ये वाला इसका काट देगा, ये वाला इसका काट देगा, तो डी साइन थीटा सिमेट्री की वजह से कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा वो कितना आएगा, डी कॉस थीटा की वजह से आपको मिलेगा। लेकिन ये तो वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट की वजह से, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, और मुझे तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड तो बताइए कितना होगा, तो वो हो जाएगा डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। आप बस इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करने से आपको पूरा मिल जाएगा। अच्छा यहां पर कोई बताएगा डी की वैल्यू क्या होगी, जो वेरी वेरी स्मॉल आपको मिला इलेक्ट्रिक फील्ड डी, वो कितना होगा। इसको आप पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करें, मान लो ये पॉइंट चार्ज है और आर डिस्टेंस पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये कितना होगा, तो के और चार्ज कितना रखेंगे अपन, डी क्यू, तो के क्यू बाई, और डिस्टेंस को मैंने माना था स्मॉल आर, तो स्मॉल आर स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलिए ठीक है, देखें तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम यहां पर डी की वैल्यू रख लेते हैं, तो डी को लिख सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये क्या चल रहा है, कॉस थीटा। अब अगर कुछ कांस्टेंट हो तो इंटीग्रेशन से बाहर कर दें, बताओ क्या कांस्टेंट है। आपको मैंने बताया था कि आप एक्सिस पर कोई पॉइंट फिक्स है और सरकमफेरेंस पे कोई सा भी आप पॉइंट लें तो उसकी डिस्टेंस इक्वल होगी, तो ये आर की वैल्यू कांस्टेंट है, स्मॉल आर, और जो एंगल बनेगा वो एंगल भी कैसा आएगा, सेम आएगा। तो एंगल सेम है तो कॉस थीटा भी सेम है, तो यहां से आप कॉस थीटा बाहर कर सकते हैं कि कांस्टेंट बाहर हो गया, कॉस थीटा बाहर हो गया, और जो आर स्क्वायर था वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि आर कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दिया, तो अंदर क्या बचेगा बताइए, 1, और ये क्या है, डी क्यू। अब 1 का इंटीग्रेशन क्यू के रेस्पेक्ट में, तो क्यू हो जाएगा, यहां पे मान लो आपने कितना चार्ज दिया, स्मॉल क्यू अच्छा लगेगा, स्मॉल क्यू मान लेता हूं, तो आपने क्यू चार्ज दिया था, तो 1 का इंटीग्रेशन क्यू के रेस्पेक्ट में क्यू हो जाएगा, तो के कॉस थीटा आर स्क्वायर, तो यहां पे आ गया क्यू, 1 का इंटीग्रेशन क्यू के रेस्पेक्ट में क्यू, क्यू मतलब टोटल चार्ज आ गया। अब यहां पर आपको मिल गया के क्यूब कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन अभी अपना आंसर नहीं है ये आपको मिलेगा ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो मैंने आपसे बोला था कि जो आंसर आपको लिखना है उसमें स्मॉल आर और थीटा नहीं होना चाहिए, तो आपको इनकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो आप मेरे को ये बताइए कि ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल तो 90 डिग्री बन रहा है, ओके। तो राइट ट्रायंगल में आप कॉस थीटा की वैल्यू बता सकते हैं, तो कॉस क्या होता है, चलो कहां लिखें, साइड में यहां लिख देता हूं मैं। तो आपको पता है कि जो कॉस थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो राइट ट्रायंगल में एंगल के पास वाला बेस होगा, बेस कितना हो जाएगा x, और हाइपोटेन्यूज मतलब 90 के सामने वाला यानी कि r। तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, x अपॉन r लिख सकते हैं।
तो ये चल रहा है के क्यूब अपॉन आर स्क्वायर और कॉस थीटा की जगह जाएगा एक्स अपॉन आर। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका के क्यूब एक्स अपॉन आर की पावर 3 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी भी आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे स्मॉल आर को भी हटाना है। तो स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए पाइथागोरस लगा दो। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, और आर जाएगा उस तरफ, देखो स्क्वायर है तो रूट बन जाएगा, तो या तो रूट लिखो या फिर अपन पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, मैंने आर की जगह पे ये लिख लेना है। चलिए ठीक है, तो हम आर की वैल्यू रख लेते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई ये हो गया के क्यूब एक्स अपॉन, और आर की जगह पे आप लिखिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, और आर की पावर 3 है तो ये 3 पावर इसके बाहर कर दो। क्लियर? ये आर की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 यानी कि रूट, और पावर 3 पहले से ही था। ये जब पावर के ऊपर पावर आएंगी यानी कि होल पावर, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो के क्यूब एक्स अपॉन, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये है आपका मेन फॉर्मूला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहो तो लिख सकते हो इसकी जगह पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? तो के क्यूब एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये हम लिख सकते हैं। अब इसी में देखो, ये तो इसका मेन फॉर्मूला आपको मिल गया। इसी में स्पेशल केस आप यूज कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि जो x है ये डिस्टेंस काफी ज्यादा हो, किससे? r से, मतलब जो रिंग है उसका रेडियस कम है और आपने जो पॉइंट लिया था वो काफी दूर था, तो x की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू r। तो यहां पे आप समझो कि x इज मच ग्रेटर देन r। अगर मान लो ऐसा है, तो अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो एक्स स्क्वायर तो और भी ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू आर स्क्वायर। तो उस केस में हम क्या करेंगे? आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इफ x इज मच ग्रेटर देन r, तो आर स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। इसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे आर स्क्वायर को, तो आर स्क्वायर की जगह 0 मान लो, आप उसको नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, है ना। जैसे मान लो आपके पास 500 रुपए हैं और किसी ने आपको 1 रुपया दे दिया, तो 1 रुपये तो बहुत कम हो गया ना 500 के सामने, तो आप 1 रुपये को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमने आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, हटा दिया, तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की पावर होगी 3/2। तो ये सबको पता है कि एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 × 3/2, 2 से 2 कट गया, तो ये बचेगा x की पावर 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x की पावर 3। अब ऊपर x है तो x से काटेंगे, पावर 3 नीचे है, तो मतलब एक x तो कट जाएगा ना। x की पावर 3 मतलब क्या है? x × x × x, तो 1x तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले x से, नीचे क्या बचेगा? x × x मतलब एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा? तो के क्यूब बाई एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब x की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, x इज मच ग्रेटर देन r। तो उस केस में आप लिख सकते हैं के क्यूब बाई एक्स स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। और ये फॉर्मूला जाना पे ऐसा लग रहा है के क्यूब बाई आर स्क्वायर जैसा, मतलब कोई पॉइंट चार्ज होता तो एक्स डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता? के क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। मतलब ये है कि अगर आप बहुत दूर चले जाएंगे, ये जो पूरा चार्ज आपने इस रिंग के ऊपर लगाया था, वो ऐसा लगेगा कि ये पूरा चार्ज कहां रखा हुआ है? क्यू चार्ज रिंग के सेंटर पे रखा हुआ है, ऐसा अपीयर होगा।
उसकी तरह बिहेव करेगा वो, कि होल चार्ज कंसंट्रेटेड द सेंटर ऑफ द रिंग, ऐसा लगेगा पूरा चार्ज सेंटर पे रखा है पॉइंट चार्ज की तरह। और एक्स डिस्टेंस पे काफी दूर हैं आप, तो इस फॉर्मूले से k क्यूब बाई एक्स स्क्वायर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो ठीक है, इसके बारे में एक बात और बता देते हैं। ये तो आपने स्पेशल केस देख लिया। चले एक बात और क्या है कि अगर मान लीजिए कि x की वैल्यू 0 कर दें, कहां लिखें इस बात को, चलो यहां लिखते हैं, नोट डाल के लिख देता हूं मैं कि अगर x की वैल्यू 0 हो तो आप रख के देखिए, अगर x 0 कर दोगे, 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। अगर x 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 हो जाएगी। x 0 होने का मतलब क्या है कि आप सेंटर पे आ गए, x की वैल्यू आपने 0 कर दी, मतलब कहां पहुंचे आप, सेंटर पे, और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको मिल जाएगी इसमें 0। देखें, अच्छा, और अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा दूर हो जाए तो मतलब x हो जाएगा इन्फिनिटी के इक्वल, आप बहुत दूर चले गए इससे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। अब अगर ऐसा है तो देखिए क्या होगा कि x की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, मतलब आपने इन्फिनिटी कर दिया उस केस में, तो एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। और इतने बड़े नंबर से आप डिवाइड करेंगे इसको, x की वैल्यू आपने रखी इन्फिनिटी, यानी बहुत बड़ा नंबर, स्क्वायर किया तो और भी बड़ा नंबर हो गया, और किसी भी नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना होता है, 0। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो दोनों केस आपको समझा दिए मैंने कि अगर x की वैल्यू आप 0 करते हैं यानी सेंटर पे आते हैं तो वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और अगर आप इन्फिनिटी पे चले जाते हैं, अगर हम बहुत इन्फिनिटी पे जाकर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो वो भी 0 हो जाती है। तो ये दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलता है 0 के इक्वल। तो ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, देख लो आप, इससे काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अच्छा टॉपिक है, न्यूमेरिकल भी आते हैं इसके, तो वो आपको फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू आर्क ऑफ रेडियस R। तो जैसे मान लो ये कोई भी एक सर्किल है और ये सर्किल का सेंटर है, इसमें आप कोई सा भी आर्क ले सकते हैं। तो मान लो हमने यहां से यहां तक का आर्क ले लिया, इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो ये कोई भी एक आर्क हो जाएगा, और आप यहां पर A और B को सेंटर O से ज्वाइन करें, ठीक है, तो ये बन जाएगा एक सेक्टर, और इसका कुछ एंगल होगा, तो वो एंगल अपन मान लेते हैं अभी के लिए थीटा, रेडियस को मान लिया कैपिटल R। तो मतलब सर्किल का ही एक पार्ट है, जो मैंने यहाँ पे बना दिया आपको, और यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिया है, और चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना दिया है, लैम्डा गिवन है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। इस बार हमें जो चार्ज है पूरे सर्किल पे नहीं दिया है, चार्ज कहां पे दिया हुआ है, सर्किल के एक आर्क पे दिया हुआ है। अब उस आर्क कितना बड़ा है कितना छोटा है वो इस एंगल से डिसाइड होगा। एंगल स्मॉल लेंगे तो आर्क स्मॉल आएगा, एंगल बड़ा होगा तो आर्क भी बड़ा होगा, कुछ भी दिया हो, बट एंगल को मैंने थीटा मान लिया। सेक्टर एंगल थीटा है, कोई आर्क है, और सर्किल के आर्क पे कोई चार्ज दिया है, तो बताना है कि सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब देखो सर्किल की एक्सिस पे नहीं निकालना है, मुझे सेंटर पे ही फाइंड करना है बस, कि सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इसका डेरिवेशन होता है, वो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एग्जाम में नहीं आता है। हाँ, लेकिन न्यूमेरिकल वगैरह में आपको जरूरत पड़ जाए तो आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कि फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको किसी आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, जहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया है, रेडियस r दिया है, सेक्टर एंगल थीटा है, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाई r इंटू साइन थीटा अपॉन 2। तो 2k लैम्डा बाई r और मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा अपॉन 2। तो इसमें k तो कांस्टेंट आप समझते ही हैं, लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, r का मतलब रेडियस ऑफ द आर्क, और ये जो थीटा है वो होता है सेक्टर एंगल। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर सर्किल की बात करूं, मुझे पूरे सर्किल का निकालना हो तो
तो पूरे सर्किल में जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो एंगल रखो 360 और यहाँ पे रखेंगे 360 का हाफ करेंगे तो 180 आएगा और साइन 180 होता है 0 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। और पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि जो मैंने सर्कुलर रिंग लिया था और वहां पर मैंने x की वैल्यू को 0 कर दिया तो कहां पहुंचे आप, सेंटर पे, और सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, 0 आया था और इन्फिनिटी पे कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। तो सेंटर पे 0 आता है वो आपको इस फॉर्मूले से ही मिल जाएगा कि अगर आप एंगल रखेंगे 360 तो सर्किल वाले केस के लिए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल कितना होता है, 0 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब सेमी कंडक्टर की अगर बात करें, सेमी सर्किल की अगर बात करें, अब सेमी सर्किल की बात करते हैं तो सेमी सर्किल में जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का एंगल होगा। भाई सेमी सर्किल है, आधा सर्किल है, तो ये जो एंगल है वो कितना बनेगा, 180। तो यहाँ पे रखिए साइन 180 का हाफ करेंगे तो आपको मिल जाएगा 90 और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो कितना आ जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो भी एंगल दिया हो तो किसी भी एंगल पे जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला कभी आपको यूज करने की जरूरत पड़े तो आप इसमें कर सकते हैं।